दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ। स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी है और दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रा में 5% का अपर सर्किट लगा है। तो रिलायंस ग्रुप के ये दोनों शेयर जो लगातार गिरावट की चपेट में थे, फाइनली इसमें फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज ये है कि दोनों ही एक्सचेंज ने यहाँ पे अपनी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है रिलायंस कैपिटल के रिक्लासिफिकेशन के लिए, जो प्रमोटर ग्रुप से पब्लिक होल्डिंग बनाने के लिए। तो इससे भी एक थोड़ी सी संभावना पॉजिटिव बनी और आप देख सकते हो कि भले ही इस समय लगातार शिकंजा कस रहा हो ईडी सीबीआई का, लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस जो लगातार ग्रो करा है, ऐसे में क्या उम्मीद है आगे की समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात, 34.26 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.15% की तेजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 34.05 पर, क्लोजिंग कल 33.54 के आसपास थी, परंतु इंट्राडे में यहाँ पे 33.66 का लो भी बना है। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ निचले लेवल तक गया लेकिन गिरावट नहीं हुई। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज इंट्राडे में गिरावट बिल्कुल स्टॉक के अंदर नहीं हुए। स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया है। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखिए तो 3 मंथ का हाई 50.73 का है। स्टॉक उस लेवल से काफ़ी नीचे आ गया, जबकि 1 ईयर का हाई 76.49 का है। ये इसका फ्रेश हाई है 52 वीक का, लेकिन आप देखें उस लेवल से काफ़ी स्टॉक नीचे आ गया है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे नुकसान भी हुआ है। अब यहाँ पे 3 मंथ का लो 32.40 का है, जिसके आसपास स्टॉक आ गया है एक नया लो के आसपास। अब देखिए वहाँ से इसने बाउंस बैक जरूर दिया है। 1 ईयर का लो उसका 31.27 का है, जबकि 3 ईयर का लो 9.05 का है। उस लेवल से तो अभी बेहतर है काफ़ी। और 5 ईयर का लो तो 3.05 के आसपास था। 2 रुपये के आसपास था कोविड काल में स्टॉक। आप समझ सकते हो वही स्टॉक 76 तक चला गया था, लेकिन इस समय वो स्टॉक 34 के आसपास है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी ऊपर की कीमत से देखें तो काफ़ी नीचे आ गया, आधी कीमत पे आ गया। यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो 135 पर 5% के अपर सर्किट में लॉक हुआ है स्टॉक। आप देखिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को। रिलायंस इंफ्रा की परफॉर्मेंस देखो 3 मंथ का हाई इसका 274 के आसपास है। आप देखिए तो 1 ईयर का इसका 423 था। स्टॉक आप समझ सकते हो उस लेवल से काफ़ी नीचे आ गया। ये इसका फ्रेश 50 वीक का ही बना था। अब 3 मंथ का लो 128 के आसपास है और ये इसका 1 ईयर का लो भी है। तो गिरते हुए उसी के लेवल के आसपास पहुंच गया। आप देखिए 3 ईयर का लो 114 के आसपास, जबकि 5 ईयर का लो 23.75 का। स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन अभी इस समय दबाव में आ गया। फिर से यहाँ पे निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएससी और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि 8 दिसंबर 2025 को ऑर्डर पास किया गया, जिसमें इन्होंने यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसको अप्रूव कर लिया है। तो रेगुलेशन 31 ए के तहत देखिए लिस्टिंग रेगुलेशन रिक्लासिफिकेशन किया गया है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड फ्रॉम प्रोमोटर ग्रुप टू पब्लिक कैटेगरी। तो यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप से कंपनी को पब्लिक कैटेगरी में यहाँ पे देखोगे इसको कन्वर्ट किया गया है और इसकी जो परमिशन दोनों एक्सचेंज ने दे दी है। तो इंडसन इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड कंपनी जो है, आप देख सकते हो इस पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस बैंकरप्सी के तहत यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हुआ, कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। तो बीएससी और एनएससी की तरफ से अब इसको परमिशन दे दी गई है। दोनों की तरफ से लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन फॉर रिक्लासिफिकेशन प्रमोटर टू पब्लिक लिस्टेड का कैटेगरी में देख सकते हो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। आप देख सकते हो कि बीएससी ने भी इसकी रजामंदी दे दी है और आप देख सकते हो कि ये अब जो प्रोसेस है वो रिजोल्यूशन का वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए अलावा देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी की तरफ से भी यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया है। तो प्रमोटर कैटेगरी से अब जनरल कैटेगरी में आता हुआ दिखाई देगा पब्लिक लिस्टेड कैटेगरी में शेयर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। तो देख सकते हो कि एक बड़ी परमिशन मिल चुकी है। एक बड़ा जो अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रगल जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय राह कुछ आसान होगी। आने वाले समय नहीं लंबाने के लिए भी कुछ संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी।
एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि ईडी की तरफ से जो 13 बैंक अकाउंट है जो रिलेटेड है रिलायंस इंफ्रा से, उन सब को फेमा के उल्लंघन में सीज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा का थ्रू ये स्पेशल पर्पज व्हीकल जो एसपीवी के माध्यम से देखे तो इन्होंने जो फंड है हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का फंड है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फंड इन्होंने यूएई में इलीगल तरीके से फंड ट्रांसफ़र कर दिया है, ऐसा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और इस वजह से इनके ऊपर फेमा के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनके 13 बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया, जबकि कंपनी की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन दिया गया उसमें कहा गया कि यहाँ पे फेमा का उल्लंघन नहीं बनता है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन वो इंडिया में हुए हैं और ये इंडियन कंपनी है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का फेमा का उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके 13 अकाउंट इस समय सीज कर दिए गए हैं। यहाँ पे देखो इस मामले में ईडी को लगातार समन भेजे गए हैं, देख सकते हो ईडी की तरफ से अंबानी को, और देख सकते हो कि उनके से सवाल जवाब पूछने हैं पूरे इस मामले को लेकर उन्होंने, लेकिन अभी भी उन्होंने वहाँ पे वो हाजिर नहीं हुए हैं। वो वर्चुअल अपीयरेंस के लिए ही कह रहे थे कि मैं आपको डिजिटल माध्यम से आपसे मिल सकता हूँ, मैं फिजिकल रूप से नहीं आ सकता। तो अभी फिलहाल देखो कि एजेंसी की तरफ से क्या नया और उनको ये फिर से एक रिमाइंडर भेजा जाएगा, क्या उन्हें समन भेजा जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो बयान निकला उसमें कहा गया कि ये प्योरली हमारा डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट था और इसमें फॉरेन एक्सचेंज का कोई भी रोल नहीं है, इसलिए एक तरह से देखें तो इस मामले में फेमा का कोई कानून नहीं लागू पड़ता है। तो अब देखिए रिलायंस पावर का जो शेयर है 53% क्रैश हो चुका है पिछले 6 महीनों में। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे ईडी की तरफ से जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री फाइल कर दी गई है, चार्जशीट फाइल की गई है, जिसमें आप देखिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो बैंक गारंटी है उसको लेकर तो फेक बैंक गारंटी का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने टेंडर प्राप्त करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी ली थी। लेकिन कंपनी ने भी जवाब दिया है कि वो खुद इसमें विक्टिम है और थर्ड पार्टी ने हमें फंसाया है, हमको नहीं पता था कि वो फ्रॉड कंपनी है, हमने बैंक गारंटी बिल्कुल उचित तरीके से देने की कोशिश की थी। लेकिन अब इस मामले में देख सकते हो कि लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है और बहुत सारे लोगों के नाम चार्जशीट में आए हैं। जहाँ पे कंपनी की तरफ से जो बयान भी निकल गया है कि हमारे पास जो भी हमारे अपॉर्चुनिटी है, जो अथॉरिटी है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लॉ के तहत हम आगे इसको पूरा मामले को लेकर जाएँगे। हमें गलत तरीके से इसमें फँसाया जा रहा है, जबकि हम खुद विक्टिम है, ये उनका कहना है। तो देखना होगा कि किस तरह से मामला पूरा आगे बढ़ता है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले से कंपनी की जो परफ़ॉर्मेंस पे और उसके ऑपरेशन पे किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं होगा, कंपनी ऐसे ही काम करती रहेगी। ये रिलायंस पावर की सब्सिडीज़ कंपनी है जिसको ये टेंडर प्राप्त होता है, रिलायंस एनयू को सब्सिडीज़। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये सवालों के घेरे में मामला। दूसरी तरफ देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिलायंस की कंपनी जो अटैच की गई है, जो आप देखिए कुछ प्रॉपर्टी अटैच की गई ईडी की तरफ से 10,117 करोड़ रुपीज़ की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से भी एक माहौल नेगेटिव बना। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है यानी पीएमएलए के एक्ट के तहत यहाँ पे ये कार्रवाई हुई है अनिल अंबानी के ऊपर। लेकिन इसका भी क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आया कि जो टोटल वैल्यू है जिसमें 8,078 करोड़ रुपीज़ की जो एसेट है वो रिलायंस कम्युनिकेशन से संबंधित है और रिलायंस ग्रुप की वो कंपनियां जो ऑलरेडी बैंक करप्ट हो चुकी है और उसका पूरा मामला अभी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रहा है, उसकी संपत्ति सीज की गई। इसका रिलायंस इंफ्रा या रिलायंस पावर से कोई भी संबंध नहीं है, ये उनका कहना है। ये भी कहा गया है कि अनिल अंबानी ऑलरेडी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी नहीं है, पिछले 3 सालों से इसलिए उनका कोई रोल भी नहीं है, इसलिए कंपनी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल टेक्निकल लेवल के हिसाब से एनालिस्ट जो सजेस्ट कर रहे हैं कि 30 रुपीज़ का जो एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ से अगर आप देखें तो नियर टर्म में जो रेजिस्टेंस वो 3640 के आसपास जोन में है। इनको पार करने पे कुछ पॉजिटिव माहौल बन सकता है, लेकिन कुल मिला के जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, कंपनियाँ दोनों अच्छी है, आने वाले समय फिर बेहतर करेगी। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।